मैं दुल्हन बनकर बड़े अरमान से अपने ससुराल आई थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे डर लग रहा था। कुछ ही देर में अभिनव कमरे में आ जाएंगे, यह सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने अभिनव थे। उन्हें देखकर तो जैसे मुझे लगा कि मेरी सांस ही रुक गई हो, क्योंकि अब हमारे बीच कुछ होने वाला था। उसका डर मुझे हो रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वह कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे। तभी उन्होंने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि शादी के कामों में मैं भूल ही गई थी। अभिनव ने तो 10 मिनट के अंदर ही हंगामा खड़ा कर दिया। चलो उठो बेटा, जरा बेड की चादर बदलने दो। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। चादर बिछाते हुए सास कहने लगी, अभिनव इस मामले में बड़ा ही शक्की है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की शरीफ है कि नहीं? यह सुनकर तो मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। समझ ही नहीं पा रही थी क्या करूं कि क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अभिनव कमरे में दाखिल हुए। मैं संभल कर बैठ गई। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। जैसे ही मेरे पास बैठे, मैं बुरी तरह से कांपने लगी। उन्होंने मेरे झुके चेहरे को पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें झुकी ही रही। वो कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने तुम्हारी खूबसूरती का सुना था, उससे भी ज़्यादा हो। मेरी माँ ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने कुछ कम ही की थी। तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक मखमली डब्बा निकाला, जिसमें शायद मेरी मुँह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगे। चैन को पहनाते हुए जब अभिनव की उंगलियां मेरी गर्दन को छूने लगी, तो मेरी जान पर बनाई थी। उनकी आंखों में नशा बढ़ने लगा। उनकी आंखों में चाहने वाली खुमारी मेरी जान निकाल रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगे, मैं फ़ौरन पीछे हट गई। मेरी इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, पति हूँ मैं तुम्हारा, हमारी शादी हुई है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद वह मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहे थे। वह कहने लगे, यह प्रकृति का नियम है। हमारे बीच जो भी होगा वह जायज़ है। लड़की अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती है। मेरे घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर से विदा होने से पहले मैंने नींद की गोलियां खा ली थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। देखते ही देखते मैं होश खो बैठी और बैठे बैठे ही बेड पर गिर गई। यह मुझे याद है कि अभिनव मुझे हिला डुला रहे थे कि स्नेहा तुम्हें क्या हुआ है। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सिरहाने में बैठकर मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। अभिनव कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। यह सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो अभिनव से कहिए ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। कहने लगी, इसको ध्यान से इस्तेमाल करवाइए। जल्द ही डॉक्टर जा चुकी थी। सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर वह कमरे से निकल गई। अभिनव के माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहे थे। मैं अभी तक शादी के जोड़े में ही थी, लेकिन उन्होंने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। मेरे पास आए, मुझे गुस्से से देखकर कहने लगे, यह क्या तमाशा किया था? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नज़रें चुरा ली। वो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे शादी से डर लग रहा था। मेरी बात सुनकर वह मुझे कहने लगे, तो क्या इसका यह हल था जो तुमने किया? पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती है। हर लड़की को शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंधने जा रही होती है और पति से उसका रिश्ता काफ़ी गहरा होता है।
लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अभिनव ने ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगे। कहने लगे, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ। मैंने चैन की सांस ली। मैं तो यही चाहती थी कि वह मेरे पास ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था? वह मुझे 4 दिन दे देते, 1 हफ्ता दे देते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन उनकी आंखों में प्यार देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस शख्स की बेकरारी को रोकूं। वह मेरे चेहरे की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और मैं बदहवास थी। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी। यह भी नहीं है कि यह कोई ज़बरदस्ती का बंधन था। ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। लेकिन फ़िलहाल मेरा डर इस बात से था कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन ना खाई होती। अभिनव कहने लगे, तुम कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे कुछ करने को कहता है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध लेकर आ गई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और पति दोनों बहुत अच्छे थे। अभिनव ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की नसीहत देते रहे। लेकिन इन 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाते। कहते थे, मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाने के दौरान मैंने अभिनव के गिलास से पानी पी लिया। जब मैं पानी का गिलास वापस रख रही थी तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगे। मैंने कहा, आप इसी में पानी पी लो, यह आपका ही है। तो वह कहने लगे, नहीं, मैं किसी का जूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामले में भी वह कुछ ऐसे ही थे। खाना भी वह अपनी अलग प्लेट में ही खाते थे। एक बार मैंने उनका टॉवल इस्तेमाल कर लिया। उसने उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझे कहने लगे, प्लीज़ मेरी चीज़ें मत इस्तेमाल करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी लड़का उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अभिनव की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वह दोबारा मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरी शादी को 1 सप्ताह गुजर चुके थे। मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था। खाना भी बनाने लगी थी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब अभिनव अपने ऑफिस से वापस आए तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहे थे। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी, तब मेरे पीछे आ गए। कहने लगे, तुम बहुत पत्थर दिल हो। इतने दिन गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। वह मेरे पास आ गए, मेरे हाथ से बर्तन लिए और रखते हुए कहने लगे, छोड़ो यह सब, मेरे साथ कमरे में चलो। मेरा हाथ थाम वह मुझे कमरे में ले जाने लगे। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। मैं डर से थर-थर कांपने लगी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगे, दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरे तरीके से घबराने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है स्नेहा? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगे, मैं किस लिए हूँ? यह कहकर उन्होंने मेरे चेहरे पर आने वाले बालों को अपनी उंगली में लपेटना शुरू कर दिया। फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगे, लेकिन मैंने फौरन उनका हाथ पीछे करना चाहा। लेकिन इस बार उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर रोक दिया। कहने लगे, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर करूंगा। यह कहकर उन्होंने मेरा जूड़ा खोलकर मेरे बालों को आज़ाद कर दिया। मैं मुश्किल में पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, मैंने अपने हाथ उनके सीने पर रखकर उन्हें रोका। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो। कहने लगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके जज्बात बढ़ते जा रहे थे। एकदम से मैंने उन्हें खुद से पीछे धकेल दिया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी क्या? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वह सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उन्हें खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी।
लेकिन वह मुझे आज छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वह मेरे बेहद करीब आ चुके थे। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उन्हें कुछ याद आया, वो फौरन मुझसे पीछे हट गए। ओह, सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यह सफ़ेद चादर मेरे लिए तो मौत का पैगाम था। इससे पहले कि वह मेरे पास से जाते, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगे। कहने लगे, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों से छुड़ा लिया और उठकर खड़े हो गए। अलमारी से सफ़ेद चादर ढूंढने लगे, लेकिन वह चादर तो मैंने छुपा दिया था। काफ़ी देर वह उस चादर को ढूंढते रहे, लेकिन जब नहीं मिली तो उन्होंने अलमारी बंद कर दी, वापस आकर बैठ गए। कहने लगे, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा ली। यह सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगे, मुझे तो तुम अब तक अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत कहीं लुटा कर आई हो। यह कहकर उन्होंने अपनी साइड की लाइट ऑफ कर दी और सो गए। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन अभिनव मुझसे कहने लगे कि उनका एक दोस्त विदेश से वापस आया है और अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए वह मुझसे शादी की ट्रीट मांग रहा है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैंने उसे शाम को बुलाया है, तुम खाने पीने का इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई, अभिनव ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगे। कहने लगे, वह तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं, आपका दोस्त है। कहने लगे, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बड़ा शरीफ लड़का है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गए, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे देखकर वह भी अपनी होशो हवास खो बैठा। वह फौरन से खड़ा हो गया। मेरे पति कहने लगे, अतुल, यह मेरी बीवी स्नेहा है, और स्नेहा, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड अतुल है। मेरे से इसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अभिनव के हाथ में मेरा हाथ था। मैं चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। सामने खड़ा लड़का मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था, बल्कि मेरे डर की असली वजह वही लड़का था। मैंने मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया और सीधा अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अतुल से मेरी मुलाकात एक बुक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही बुक लेना चाहते थे और वह बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई, लेकिन फिर अतुल ने मुझे उस बुक पर अपना फ़ोन नंबर और नाम लिखकर दे दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। अतुल काफ़ी हैंडसम था और उन दिनों मैं भी अपने दोस्तों से उसके बॉयफ्रेंड के किस्से सुनकर बड़ी खुश होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में क्या हर्ज है। अतुल को मैंने कॉल किया और मैं उसे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखा। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बहुत आगे तक चला गया था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। पहले पहले तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे मिलने की बेताबी बढ़ने लगी। वह कहने लगा, मैं पहली ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी और जानबूझकर उसने मुझसे झगड़ा शुरू किया था। उसे इस किताब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस मुझ में थी, इसलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरी दोस्तों ने कर रखी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बेहद पसंद आ जाएगा। कुछ ही महीनों में हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बातें शेयर करने लगे, वह भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। एक बार अतुल ने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा। कहने लगा कि मुझसे मिले बिना उसे चैन नहीं आएगा। मेरा भी यही हाल था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और फिर एक बार वह सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं अतुल से मिलना चाहती थी, उससे यह कहना चाहती थी कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वह भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वह अपने बड़े भाई के पास विदेश जा रहा है, कुछ साल बाद वापस लौटेगा, फिर मुझसे शादी करेगा। इन सालों में
वह अच्छे से जॉब करने लग जाए तो मेरे घर वाले को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं होगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अतुल, मैं ये साल तुम्हारे बिना कैसे गुजारूंगी? तुम्हारे बगैर मैं तो मर जाऊंगी। वह भी रो रहा था। पता ही नहीं चला कब मैं उसके करीब हो गई और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में थे। मेरे यूं रोने पर वह मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दुखी मत हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं अच्छी नौकरी नहीं कर सकूँगा, तो तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं लगातार रोए जा रही थी। पता नहीं कब अतुल पर बेखुदी छाने लगी। वह मुझे अपने दोस्त के घर ले गया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। वह मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो मैं तुम्हें याद करूँ। यह सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज़्यादा ऐतराज़ नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वह एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन जाएगा। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोए जा रही थी। वह कहने लगा, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, नहीं होगा, जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं वापस आ जाऊँगा, बस तुम शादी मत करना। मैंने उसका 3 साल इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। पहले तो वह मुझसे फ़ोन पर बात किया करता था, लेकिन फिर उसकी फ़ोन भी आनी बंद हो गई और मेरे ट्राई करने पर उसका फ़ोन बंद आने लगा। मैंने 4 साल उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे। मैं कोई ना कोई बहाना करके शादी से इनकार कर देती थी, लेकिन जब अभिनव का रिश्ता आया तो मैं इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि वह हर लिहाज से अच्छा था। मेरे माँ पापा मेरी उससे शादी करवाना चाहते थे। इस तरह मेरी शादी हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब मुसीबत में आ गई, क्योंकि वह जान जाता कि मैं शरीफ नहीं हूँ। अब अतुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वह क्यों आया था जब इतने सालों में भी नहीं आया? तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया है? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पति बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। शाम से रात हो गई। अभिनव कमरे में आए, मुझे रोता देखकर पूछने लगे। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, दवाई खा ली हूँ, कुछ देर में आराम हो जाएगा। अभिनव कहने लगे, अतुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुकी ही नहीं। मैंने कहा, मेरे सर में सुबह से ही दर्द है, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगे, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या बुरा हुआ है? वह कहने लगे कि अतुल एक लड़की से प्यार करता था। उसकी खातिर वह दूसरे देश भी चला गया, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पैर कट गया। अभी भी वह स्टिक से चलता है और उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी टूट गया, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा संपर्क नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे एग्रीमेंट करवा लिया था कि वह कंपनी छोड़कर नहीं जा सकता है। जैसे ही वह ठीक होगा, दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और इलाज के पैसे पूरे होने तक वापस अपने देश नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि उसका नंबर ही उसके पास फ़ोन में था जो टूट चुका था। अब वापस आया है तो उसे पता चला है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है, उसका इंतज़ार तक नहीं किया। बस यही बताने आया था वह। फिर अभिनव कहने लगे, तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों रखना चाहता था? मैंने पूछा कि क्यों? तो वह कहने लगे, वो लड़की मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी पीछे नहीं हटी थी और अब किसी और के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियाँ करती है और पति को खबर तक नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की शरीफ भी है या नहीं। मैं अभिनव की बात सुनकर रोने लगी तो वह कहने लगे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने ही तुम्हारे दोस्त अतुल से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था कि यूं गुनाह कर बैठूंगी। मैंने उसका इंतज़ार किया था,
मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा हुआ है। शादी के बाद मुझे यही डर था कि तुम जान जाओगे तो मुझे रखोगे नहीं, मुझे तलाक दे दोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर गई थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर मुझे कैसे अपना सकते हो। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी, चाहे तो तुम मुझे माफ़ करो या चाहे तो सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कहने लगे, यह कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगे, मोहब्बत और इज्जत औरतों को सिर्फ उसका पति ही दे सकता है, गैर मर्द नहीं। मुझे अतुल की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत कैसे मांग ली। फिर कहने लगे, मैंने अपने हर जज्बात संभाल कर रखे हैं, क्योंकि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होने लगा था। तुम मेरी मोहब्बत बन गई हो। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी की इज्जत को पर्दे में रखता है, इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूं। यह कहकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अभिनव का दिल इतना बड़ा है। उन्होंने अतुल से दोस्ती तोड़ दी। आज हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं। अभिनव मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी मेरी उस गलती का ताना नहीं दिया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।